भैया न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं बन रहे फिजिकल केमिस्ट्री के। क्या हो अगर इस वीडियो के बाद सब बनने लगे? क्या हो अगर तुम्हारे 13 से 15 मार्क्स पक्के हो जाएं बोर्ड्स एग्जाम में? आओ आज मैं तुम्हें वही बताता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तीनों चैप्टर से कौन से हैं। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन बार बार आता है कि सर आई नहीं निकाल पाता हूं, और डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है कि आई की वैल्यू बताओ। 2024 में भी आया था बच्चों। आई हम तीन तरीके के निकालते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक होता है वीक के लिए, और एक होता है नॉन के लिए। ध्यान रखना किसी भी रिएक्शन को होने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत पड़ती है। भैया न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं बन रहे फिजिकल केमिस्ट्री के। क्या हो अगर इस वीडियो के बाद सब बनने लगे? क्या हो अगर तुम्हारे 13 से 15 मार्क्स पक्के हो जाएं बोर्ड्स एग्जाम में? आओ दिखाता हूं कैसे। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 13 से 15 मार्क्स की न्यूमेरिकल्स की, जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। सर फॉर्मुले नहीं समझ में आ रहे हैं, और सर अगर मैं देखूं भी तो बहुत सारे फॉर्मुले हैं। सर मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुले बता दो जहां से पेपर में क्वेश्चन में बन ही रहे हैं पेपर में क्वेश्चन। आओ आज मैं तुम्हें वही बताता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुले तीनों चैप्टर से कौन से हैं। आओ ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आता हूं अपने किस चैप्टर पे, सॉल्यूशन चैप्टर पे। मोलरिटी सबसे पहले आती है भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अपने को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में होनी चाहिए और सॉल्यूट के ही मोल्स होने चाहिए। अगर बच्चों तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना होकर मिलीलीटर में है, उस केस में यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ध्यान रखना, अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे लीटर में लिखी है, मिलीलीटर में दी होती तो यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करते। सेम बच्चों आगे आ जाओ, मोलरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ द सॉल्वेंट, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा केजी में होना चाहिए। अगर केजी में नहीं हो तो क्या करेंगे भैया, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गए दोनों फॉर्मूले, बहुत जबरदस्त। ध्यान रखना टेंपरेचर पे केवल मोलरिटी डिपेंड करती है, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाओगे या घटाओगे पार्टिकल्स दूर जाएंगे, पास आएंगे, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, मोलरिटी बिगड़ जाएगी। ध्यान रखना टेंपरेचर पे कौन डिपेंड करता है, केवल मोलरिटी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? हम करते हैं मोल्स को कंपेयर, सॉल्यूट के मोल्स को कंपेयर करेंगे टोटल मोल्स से, तो ऐसे करके सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। सॉल्वेंट की निकालनी हुई तो क्या करेंगे बच्चों, ऊपर रख देंगे सॉल्वेंट के मोल्स, नीचे रख देंगे टोटल के। हमेशा ध्यान रखना अगर तुमने सॉल्यूट सॉल्वेंट दो कंपोनेंट लिए हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मान लो क्वेश्चन में आया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालो, तो तुम दिमाग लगा के क्या करोगे? तुम केवल सॉल्यूट के निकालोगे, सॉल्वेंट के नहीं निकालोगे पूरे फॉर्मूले से, बड़े वाले से। तुम इस फॉर्मूले में रखोगे, सॉल्यूट को इधर ले आओगे, 1 के माइनस में सॉल्वेंट की आंसर आ जाएगी मोल फ्रैक्शन की। बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चों हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनता है। पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला बच्चों हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द प्योर सॉल्वेंट किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। बच्चों अगला है अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई। आई क्या होता है सर, वेंट ऑफ फैक्टर। क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर, क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर होता है, मल्टीप्लाई बाय केबी कांस्टेंट है मोलरिटी, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई अगेन वेंट ऑफ फैक्टर, केएफ जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा मोलरिटी। उसके बाद बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, आई सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, और आर तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी तुम्हारा टेंपरेचर। बहुत बढ़िया। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन बार बार आता है कि सर आई नहीं निकाल पाता हूं, और डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है कि आई की वैल्यू बताओ। 2024 में भी आया था। आओ जरा ध्यान से देखना बच्चों, आई हम तीन तरीके के निकालते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एक होता है वीक के लिए, और एक होता है नॉन के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, सोल्ट होते हैं, मतलब कि जैसे HCl, NaOH और NaCl। हमेशा ध्यान रखना जब ये टूटते हैं तो कंप्लीटली टूट जाते हैं, जितने भी आयंस ये बनाएंगे वही इनकी आई की वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl का आई की वैल्यू पूछूं कितना आयंस देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसकी आई की वैल्यू 2 है, डायरेक्टली लिख दो। कितना आयंस देगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, 2 लिख दो। कितना आयंस देगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 2 लिख दो। तो हमेशा आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है, फिर सोल्ट है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो कंप्लीटली नहीं टूटते, इनकी कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू होती है। हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, अगर टूट रहे हैं तो डिसोसिएशन आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन देगा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस है, फॉर एग्जांपल HCN की बात कर रहा हूं, टूटेगा 2 आयंस में, H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, लेकिन अल्फा की वैल्यू रख के यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकालनी पड़ेगी आई की वैल्यू। एसोसिएशन में आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, और ब्रैकेट में 1 अपॉन n माइनस 1, n फिर से क्या है, आयंस ही है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ जाता हूं। ये हो गया अपना सॉल्यूशन कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ईएमएफ निकालने का, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। हमेशा ध्यान रखना किसी भी सब्सटेंस के लिए जो भी उसकी ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू है, अगर उसकी ई रिडक्शन की वैल्यू निकालनी तो माइनस लगा दो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर मैं तुमसे बोलूं जिंक का ई ऑक्सीडेशन x है, किसका, जिंक का, तो जिंक का ही ई रिडक्शन कितना हो जाएगा, -x। हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो माइनस का साइन रहेगा, वैल्यू इक्वल रहेगी। अगला आता है गिब्स
गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला। ध्यान रखना किसी भी रिएक्शन को होने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फॉर्मूला क्या होता है? NFE सेल। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस रिएक्शन में इधर उधर जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। एफ क्या है? 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब। और ई सेल क्या है बच्चों? EMF ऑफ द सेल। हमेशा ध्यान रखना अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद से खुद हो रही है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही हो रही है, तो उसके डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी ही चाहिए। और अगर डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है तो ई सेल को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर तुमने ई सेल को नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये मेरी बन जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो रिएक्शन होती ही नहीं है जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू प्लस होती है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है अपने को। अगला आता है बच्चों अपना, यहां पे आ जाओ नर्स्ट इक्वेशन में, उसको बाद में करेंगे। अभी नर्स्ट इक्वेशन होती है किसी भी बैटरी का सेल EMF ऑफ द सेल माइनस ई नॉट सेल। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस वाली होती है, क्वेश्चन तुम्हें देगा, नहीं तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। ई सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन से, और उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगा 0.059। एन हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर फॉर एग्जांपल अगर तुमने जिंक का ले लिया और तुमने ले लिया डेनियल सेल मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है, और ये बन जाता है Zn2 पॉजिटिव, और कॉपर 2 पॉजिटिव डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और ये बन जाता है कॉपर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है? सर 2 का हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमेशा 2 हो जाएगी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब आते हैं अपने तीसरे चैप्टर पे, केमिकल काइनेटिक्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट पे। आ जाओ खत्म करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, के रेट कांस्टेंट होता है, टी टाइम होता है, कितना टाइम लगा? ए इनिशियल की वैल्यू ये है, ए फाइनल की वैल्यू यहां तक आने में। फॉर्मूले को याद रखेंगे, टी हाफ की वैल्यू मतलब कितना समय लगेगा रिएक्टेंट को 50% कंज्यूम हो जाने में, मतलब टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में के। यहां पे के क्या है? फिर से रेट कांस्टेंट है, क्वेश्चन तुम्हें देगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला है ए इनिशियल की वैल्यू मतलब रिएक्टेंट के इनिशियल वैल्यू और रिएक्टेंट की फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट, टी कितना टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में। अच्छा जी, इसके टी हाफ की वैल्यू होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रेट कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। अब मैं आगे चलूं यहां से बच्चों, तो मेरा अगला आता है आर इक्वल्स टू रेट लो। रेट लो में हमेशा ध्यान रखना ऑर्डर कैसे निकालते हैं बच्चों? ऑर्डर कैसे निकालते हैं? रेट लो में जितनी भी पावर दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन की, सबको प्लस करेंगे तो ही ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आता है। बहुत बढ़िया। अगला आता है हमारा ऑर्हिनियस इक्वेशन। ऑर्हिनियस इक्वेशन रिलेशन बताता है एक्टिवेशन एनर्जी में, टेम्परेचर में और रेट कांस्टेंट में। जहां पे ये मेरा क्या है बच्चों? ये क्या है मेरा? एक्टिवेशन एनर्जी है, टी क्या है? टेम्परेचर है, आर क्या है मेरा? यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ए यहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जो पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं वो कितनी कितनी जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, वो हमारा ए होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसमें लॉग का लगा दूंगा दोनों तरफ, तो बन जाएगा मेरा फॉर्मूला लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस में ई ए बाय 2.303 आरटी। हम जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरा डेरिवेशन इसका करते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं उसी फॉर्मूले को इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर मैं 2 डिफरेंट कंडीशंस में ले लूं, टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2 पे, तो ड्राइव करके निकालूंगा ये वाला फॉर्मूला, जहां पे मैं कितना चेंज आएगा रेट कांस्टेंट में निकाल सकता हूं। अगर मैं यही काम करूं कि उसी फॉर्मूले में एक बार कैटलिस्ट लगा दूं, एक बार कैटलिस्ट ना लगा दूं, तो एक्टिवेशन एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, उसकी वजह से रेट कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं। उसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी फॉर्मूले पे ऑर्हिनियस कांस्टेंट के फॉर्मूले पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ से क्वेश्चन बनता है। अगर तुम इसमें लॉग लगा दोगे तो तुम्हारा ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। लॉग लगाओगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, कैसे? जब तुम लॉग लगाओगे तो ln a e की पावर माइनस e बाय RT, ठीक है जी। a मल्टीप्लाई दिस है, मैं करके दिखाता हूं। अगर तुमने k इक्वल्स टू लिया a e की पावर माइनस e बाय RT, दोनों तरफ लॉग लगा दिया, तो ये बन जाएगा ln k, ये बन जाएगा ln a e टू द पावर माइनस e बाय RT। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, a की मल्टीप्लाई, ln a मल्टीप्लाई भी क्या होता है? ln a प्लस ln b, ठीक है जी। अच्छा, ln e की वैल्यू, क्योंकि बेस e होता है नेचुरल लॉग का, एक कट जाते हैं और फाइनल फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है ये मेरा ln a, ये पूरा सामने आ जाएगा, पावर लॉग की पावर सामने आती है, माइनस में ई ए बाय RT। इस फॉर्मूले का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ये y एक्सिस है बच्चों, ये मेरा इंटरसेप्ट है, और 1/t मैं ले लूंगा अपना कितना? y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, और मेरा पूरा ग्राफ बन जाएगा डिक्रीजिंग में। क्यों? क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अपने को याद रखना है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए, एमपी बोर्ड्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, तुम्हारे 13 से 15 मार्क्स करने के लिए। अब इस वीडियो को तुमने देख लिया, तुम्हें पता चल चुके हैं, राज खुल चुका है कि कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि अब जाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत यहां पे कर रहा हूं, अगर तुम्हारे आकाश भैया तुम्हारे लिए यहां पे इतनी मेहनत करे, तो तुम भी तो करोगे भाई, क्योंकि तुम्हारी मेहनत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी मेहनत से भी ज्यादा। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि क्या तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो? बिल्कुल करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय एवरीवन।